कांग्रेस के लिए तो गजब स्थिति है। मतलब ये लोग तो कम से कम कई मुद्दे उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। यहाँ तो आपके ही अभी 6 महीने पहले वाले सारे के सारे साथी आपको पीठ दिखा रहे हैं। देखिए, वो तो लोकसभा के बाद से हमने ऐलान कर दिया था कि दिल्ली में हम अकेले लड़ेंगे, तो जिसको जहां जाना है वो स्वतंत्र है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था और आगे जिस भी राज्य में जैसी परिस्थिति होगी अलायंस बनेंगे और अलायंस के साथ आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन इंडिया अलायंस जो था वो लोकसभा चुनाव से लगभग 6 महीने पहले बना था। उस समय भी 1-2 लोग भाग गए थे। ईडी का डर होगा, सीबीआई का होगा, कुछ और होंगे। आज का विषय वो नहीं। आज का विषय यह है कि दोनों एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं और आज तक के दर्शक देख रहे हैं। 2014 के आप केजरीवाल के भाषण उठा के देख लीजिए, किस तरह से फर्जीवाल करके पूरी तरह से दिल्ली को तबाह किया। और 10 साल पहले के मोदी जी के भाषण उठा के देख लीजिए। मोदी जी के भी 7 सांसद 21 सांसद दिल्ली ने दिए। और आज आप कहें कि साहब जमुना दिल्ली में तो पॉल्यूटेड है, फरीदाबाद में हमने साफ कर रखी है। अगर ऐसा है तो बीजेपी बचती है। लेकिन हालत यह है कि दोनों बराबर के दोषी हैं। 15 साल तक कॉर्पोरेशन में बीजेपी बैठी रही। आज हालत यह है कि 1-1 महीने तक स्कूल बंद करने पड़ते हैं पॉल्यूशन की वजह से। दोनों जिम्मेदार हैं। आज स्कूलों की कोई बात नहीं की आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदया ने। आज हॉस्पिटल्स की बात नहीं करेंगे। वहां पता चलेगा कि एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक नया स्कूल नहीं बनाया, कमरे बनाए 22-22, 24-24 लाख में टॉयलेट को भी कमरा दिखा दिया और उसके अंदर पूरी तरह से घोटाला किया। एक लैंड डीडीए से ली हो और उसमें स्कूल बनाया हो और केजरीवाल जी ने नींव रखी हो। मुझे जरूर दिखा के जाइए। मोबाइल में आप कुछ ढूंढ रही हैं, मैं चाहूंगा कि वो फोटो दिखाएं कि ये स्कूल था, ये केजरीवाल जी ने नींव रखी थी। और नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये दिल्ली का जो चुनाव हो रहा है तो भारी गर्मा गर्मी चल रही है। एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं, पार्टी लगा रही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को सबसे ऊपर साबित करें। और इसमें जो है वो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी 10 साल से राज कर रही है दिल्ली में, तो वो सबसे आगे रहेगी। और वैसे भी उन लोग काफी अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है तो वो जो है एकदम फ्रंट फुट पर खेलने की पॉलिटिक्स लगती है। लेकिन दिक्कत ये भी होती है कि वो फिर उसी में मार भी खाते हैं। तो ये जो मुद्दे चल रहे हैं अभी, तो उसमें केजरीवाल कैसे मार खा रहे हैं, तो पानी जो है उसका बहुत किल्लत चल रहा है। बहुत गंदा पानी आ रहा है, उसका पानी का सफाई नहीं होता है। उसके बाद में फिर जो पॉल्यूशन का जो मुद्दा है, उसके बाद में फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, तो ये सब मुद्दे बड़े बड़े मुद्दे हैं। उसके बाद में भ्रष्टाचार का ही मुद्दा आ गया, तो शराब घोटाले का मुद्दा, उसके बाद में शीर्ष का मुद्दा। और फिर ये भी कि केजरीवाल जो है वो बोलते थे मैं तो आम आदमी हूँ। वो तो बाकायदा शपथ लेते थे कि मैं तो एकदम महल में नहीं रहूंगा, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मैं तो हवाई चप्पल में ही रहूंगा, है ना, 3 कमरे के मकान में रहूंगा। लेकिन शीश महल बना दिया है तो उस पर गिरे हुए हैं, उनका जवाब देते नहीं बन रहा है। तो ये केजरीवाल का मुद्दा हो गया। उसके बाद बीजेपी गिरी हुई है कि फिर संजय सिंह पहुंच गए थे मोदी जी का घर दिखाने के लिए कि जब आप शीश महल दिखाने की बात कर रहे हो तो फिर सोने का महल, राजमहल की भी बात होनी चाहिए। तो मोदी जी भी घिरे हुए हैं तो बीजेपी भी घिरी हुई है। तो ये सब मुद्दे हैं। और उसमें फिर पूर्वांचल का मुद्दा आ जाता है, फिर जाट का मुद्दा आ जाता है, तो लोग उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये ज्यादातर आपको देख रहे होंगे कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिखा रही है, कांग्रेस नहीं दिखा रही है। बल्कि कांग्रेस जो है वो जो जमीनी की सतह पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस काम करती है। अब देखिए, देश में जो भी प्रोग्रेस होना है तो उसके लिए रोड मैप होना चाहिए, उसके लिए आपके पास में थिंक टैंक होना चाहिए जो चीजें जो है वो कर सके। तो ये कांग्रेस के पास में है। अब कांग्रेस के पास में जो है ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है ना। अब जैसे कि नेहरू जी ने देश में जितने भी बड़े बांध है सब नेहरू जी ने बना दिए। उस जमाने में जब सरकार के पास में पैसा नहीं होता था, इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो नेहरू जी ने कैसे बना दिया था। तो ये सब जो है वो कड़ी मेहनत और प्लानिंग जबरदस्त तरीके से तब जाके हुआ था। अब बता दिए मोदी जी ने 10 साल में कोई डैम बना दिया, वो एक भी
नेहरू जी तो इतने बड़े बड़े काम करके गए। जो कल कारखाने थे, स्टील प्लांट हो गए, एल्यूमिनियम प्लांट हो गया, दूसरे प्लांट हो गए, उसके बाद में टेक्नोलॉजी जो हो गया, एजुकेशन हो गया, नेहरू जी ने सब इतने बड़े बड़े काम करके गए। मोदी जी 10 साल में गिरा दिए, कुछ ऐसा कुछ कर किए होंगे, है ना। तो ये फर्क जो है ये क्यों है? तो फर्क ये है कि पहले तो थिंकिंग, तो कांग्रेस की थिंकिंग क्या है? कांग्रेस की थिंकिंग है कि सबको लेके चलना है, सेंट्रल, ना लेफ्ट ना राइट, सेंटर। तो वो बिजनेसमैन भी को भी शामिल करेंगे, गरीबों को भी शामिल करेंगे, और पॉलिसीज भी लाएंगे तो गरीबों का भी भला होगा। तो ये सब मिला के सब काम होता है कि पूरे देश का भला हो। और उसके लिए अब क्या होता है कि कोई भी जो पार्टी है तो हमेशा सरकार में नहीं रह सकती ना। वो तो मतलब हर 5 साल बाद चुनाव होता है तो कोई दूसरी पार्टी आ जाती है। तो दूसरी पार्टी कब आएगी? जब पहली पार्टी जो है, जो सरकार में है, वो ठीक से परफॉर्म नहीं करी, लोगों को लगा कि उनके लिए जो काम होने चाहिए वो नहीं कर पा रही है सरकार, तो फिर वो चुनते हैं दूसरी सरकार, है ना, दूसरी पार्टी की सरकार। तो ये होता है। तो अब क्या होता है कि एक पार्टी जिसको अगर लगातार उसको रहना है सत्ता में, तो वो लगातार काम करते रहेंगे और उनके बाद में आगे के मतलब भविष्य का प्लान वो भी हाथ में रखता है ना। तो तभी जाके फिर वो चुनाव जीत पाते हैं। तो अब जैसे कि यूपीए की सरकार थी, तो 2004 में जब आई तो उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। वो क्यों गिरी थी? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जनता के मुद्दों पर उतना कुछ काम नहीं कर पाई थी, तो जनता ने कांग्रेस को मौका दिया। तो कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त काम किए, और ये जो राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, लैंड रिफॉर्म और ये मनरेगा, तो ये बड़े बड़े काम कांग्रेस ने किए। और मनरेगा में तो मतलब गांव में पैसे पहुंच जाए, जो ये बहुत जरूरी काम था, क्योंकि गांव में गरीबी होती, गांव में पैसे का उतना मतलब जुगाड़ नहीं होता है। क्योंकि खेती से आज के जमाने में क्या होता है कि जो किसान है तो खेती से कमाई नहीं कर पाते हैं, उनको कीमत नहीं मिलती है। तो इसीलिए गरीब गांव में की हालत दिन ब दिन खराब होती चली है। तो ये जब मनरेगा प्रोग्राम आया तो गांव में पैसा गया, ये जनता, वहां गांव की जनता को बहुत सहूलियत मिली, और इसीलिए 2009 के चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीट लेके आई थी, है ना। फिर 2014 के जब चुनाव थे तो उस वक्त कांग्रेस जो है ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर पाई, मतलब 2009 के बाद में, और इसीलिए वो हार गए। और बाकी तो ये भ्रष्टाचार, ये सब जो फर्जी आरोप लगाए गए, वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट में भी साबित हो गया कि वो सब फर्जी थे। तो वो एक फैक्टर था, लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो कांग्रेस को आगे के लिए ऐसा कुछ करना था जिससे जनता को फायदा मिलता, है ना। मनरेगा से जनता को सीधा फायदा मिला हुआ था, उसी तरीके कुछ ऐसा प्रोग्राम लाते जिससे जनता को फायदा मिलता, तो फिर से कांग्रेस ही जीतती थी। अब मोदी जी आ गए, तो मोदी जी क्यों आए थे? क्योंकि 2014 में मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो काला धन लेके आ जाऊंगा, 15 लाख रुपए अकाउंट में यूं ही आ जाएंगे, किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, बड़े बड़े सब जुमले फेंके थे। जनता उस झांसे में आ गई थी, तो मोदी जी प्रचंड जीत से आ गए थे सरकार में। 2019 में भी क्या है कि गांव में उस समय जब सर्वे चलते थे 2019 में, तो लोग बोलते थे कि 5 साल कम होते हैं, मोदी जी को एक मौका और देना चाहिए कि वो कुछ काम कर पाए। तो एक वो मुद्दा था। दूसरे जो वो पुलवामा वाला मुद्दा था, मोदी जी जा जाके बोले कि जो शहीद हुए हैं जवान, उनके नाम पे वोट मिलेगा, और ऐसे करके पूरे देश में वोट मांगते फिरे। और जबकि पुलवामा का हमला जो है वो पूरा दिखता है कि उसमें मिली भगत थी मोदी जी की खुद की, उन्होंने ये सब करवाया। और उसके बाद में फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में कर दिया बालाकोट पे, पूरा फर्जी काम था।
है ना। अरे अटैक कर, अभी तो जनता समझ गई है, चाइना के सामने में तो मोदी जी भीगी बिल्ली बने फिरते हैं। चाइना जब घुसा हुआ है तिब्बत में, पता है, अरुणाचल में भी पता है घुसा हुआ है मोदी जी, लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये तो पूरे देश की जनता जानती है ना, तो अब समझ गई। तो 19 का जीत गया, लेकिन 2024 में मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अब मोदी जी के पास में क्या है देने के लिए? तो ये है कि या तो जुमले फेंकते थे, अब जुमले से काम नहीं बनेगा, तो एक जो 5 किलो राशन वाला था तो वो भी कांग्रेस तो 7 किलो देती थी। अब ये है कि मोदी जी मुफ्त में देते हैं, कांग्रेस 2 रुपये में देती थी। तो वो उसी उसी के बल पे अगर आप 2024 जीत जाएंगे तो ये नहीं हो सकता है। तो मोदी जी ने कुछ नहीं किया और आगे का प्लानिंग भी कुछ नहीं किया, और इसीलिए 2024 के चुनाव ले दे के 2040 सीट आई थी, है ना। और आगे जाके और नहीं आने वाली, क्योंकि मोदी जी कुछ आगे का रोड मैप भी नहीं है। अब क्या होता है कि अब जैसे आप कोई कंपनी में काम करते हो, है ना, तो कंपनी में काम करते हो तो आप सोचते हो कि हर साल आपकी पगार बढ़ जाए, है ना। तो आपका पगार कैसे बढ़ेगा? अगर आप ज्यादा मेहनत किए, कंपनी को ज्यादा फायदा पहुंचाए, तब ना कंपनी के पास में ज्यादा पैसे आए तो वो आपका पगार बढ़ाएगा। अगर आपका जो है काम ठीक नहीं है, कंपनी जो है वो नुकसान में है और या घाटे में चल रही है, तो फिर कैसे पगार बढ़ाएगी, है ना। यही जो है काम देश लेवल पे भी होता है कि आप जीडीपी बढ़ाइए। जीडीपी नहीं बढ़ेगा, जीडीपी कम होता जाएगा, तो फिर लोगों की आय कैसे बढ़ेगी? पहली बात तो ये है। और दूसरा, रेवड़ी भी जो बोलते हैं सरकार देती है, तो रेवड़ी कहाँ से आएगा? अब मोदी जी का क्या काम है? रेवड़ी अब देना पड़ता मजबूरी में, तो या तो वो विदेश से कर्जा ले लेते हैं या फिर जीएसटी बढ़ाते हैं। तो विदेश से कर्जा ऑलरेडी 200 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। मतलब हर आदमी के ऊपर में 1.5 लाख का कर्जा मोदी चढ़ा चुके हैं, और दूसरे जीएसटी का बढ़ा देते हैं, तो फिर महंगाई बढ़ती है ना। जिस चीज पे जो 10 रुपए का सामान है, मोदी उस पर 2 रुपए टैक्स लगा देंगे, तो 12 रुपए का आपको खरीदना पड़ेगा ना। तो वही काम मोदी जी कर रहे हैं, तो जनता को तो राहत के बदले और ज्यादा दिक्कत होती जा रही। तो मोदी जी और कितना रेवड़ियां दे पाएंगे? तो मोदी जी का ये लिमिटेशन है, तो इसीलिए मोदी जी फेल हो चुके हैं। कांग्रेस के पास में रहता है ये सब चीज कि जैसे मनरेगा के लिए कहाँ से पैसा आएगा, तो कांग्रेस जो है वो उसने इकोनॉमी खोला, बाहर विदेश से पैसे आए और इकोनॉमी बढ़ी, तो लोगों की आय भी बढ़ गई। या फिर सरकार, जब लोगों की आय बढ़ती है तो सरकार की भी आय बढ़ती है, क्योंकि लोगों की आय बढ़ेगी तो वो टैक्स देंगे, ज्यादा टैक्स देंगे तो सरकार को ज्यादा टैक्स आएगा। तो उसी टैक्स ज्यादा आने से वो फिर मनरेगा जैसे प्रोग्राम ला सकते हैं। बहुत लॉजिक सी बात। तो ये जैसे दिल्ली का चुनाव है, तो जो राज्य भी है तो वो भी अपने लेवल पर प्लानिंग कर सकते हैं, है ना। हर राज्य को हक है कि वो विदेश से भी जाके इन्वेस्ट अपने राज्य में इन्वेस्ट करवा सकता है। हर राज्य का हक है कि अपने लेवल पे, अपने स्टेट लेवल पे ऐसा कुछ स्कीम लाए जिससे लोगों की तरक्की हो, आय बढ़े, है ना, काम धंधे ज्यादा बढ़े, तो ये कर सकते हैं। तो वो चीज जो है वो केजरीवाल के पास में है नहीं। अब वो कहाँ से रेवड़िया देंगे? अभी फ्री बिजली, फ्री पानी दे रहे हैं, उसी से दिल्ली की हालत खराब है। टैक्स और बढ़ नहीं रहे हैं दिल्ली के, तो कैसे केजरीवाल और रेवड़ी दे पाएंगे, है ना। तो ये सब मुद्दे हैं। अब जैसे महाराष्ट्र का ही जो है, अभी लाडली बहना का एक स्कीम लाए थे, 21 रुपए हर महिला को देंगे, और मतलब महाराष्ट्र की हर महिला को मिलने वाला था। तो जबरदस्त तरीके से एकनाथ शिंदे और अजीत सिंह और अजीत पवार और बीजेपी, इनको वोट मिला। लेकिन अब खबर आ रही है कि वो लड़की बहना का जो प्रोग्राम है, तो वो उसमें पात्रता जो है कम करना पड़ेगा। उतना बड़ा जो बजट बोझा है वो नहीं ले पाएगी सरकार। ऑलरेडी महाराष्ट्र बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। तो जो लड़की बहना में अब जैसे कि करीब 4 करोड़ शायद रहे होंगे लोग, उतने लोग को देना था, तो हो सकता है शायद अब 2 ही करोड़ लोग को दे पाएंगे।
तो जो लोग वोट दिए थे मोदी, ये भाजपा एक नाथ शिंदे को, तो वो तो ठगा गए ना, उन लोगों को 2100 रुपये नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज होता है। अगर आपको रेवड़ी बांटना है, लोगों की भलाई करना है, तो आपको इकोनॉमी बढ़ानी पड़ेगी, और नहीं तो फिर ऐसी दिक्कत आएगी। तो कांग्रेस के पास में ये रोड मैप रहता है और वो करता है। दिल्ली में शीला दीक्षित जब थी तो दिल्ली को कितना अच्छा चलाती थी। सब कुछ तो दिल्ली में जो भी दिखता है, इतने फ्लाईओवर, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सब प्रोग्राम सब शीला दीक्षित का ही है ना। और उसके बावजूद भी वो दिल्ली जो है घाटे में नहीं रहता था। क्या वजह थी? क्योंकि कांग्रेस के पास में एक रोड मैप रहता है। तो ये जनता नेशनल लेवल बहुत अच्छे से जान गई है। और दिल्ली में भी जो चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें इस बार जनता देख रही है, और मुझको लगता है कि इस बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस अच्छी टक्कर में रहेगी।